नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे हम अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं या डायरी लिख रहे होते हैं या अपने ईश्वर को धन्यवाद कर रहे होते हैं ईश्वर का, या उसको कोस रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या संचार होता है, बताइए। तो अब आप कहोगे कि जी संचार में तो दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तभी प्रॉपर संचार हो पाएगा, अन्यथा नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। जब हम सोच रहे होते हैं, डायरी लिख रहे होते हैं, अपने ईश्वर से मन मन में कुछ कह रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी संचार अपना काम करता है और वहां संचार होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही बताना जरूरी था कि आप संचार का संकुचित अर्थ ना समझे, उसको विस्तृत स्तर पर समझे। तो आप समझ गए होंगे आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो हमारे एनटी यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में जो चौथी यूनिट लगी हुई है, ठीक है, चौथी यूनिट लगी हुई है जिसका नाम है संचार, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यदि इंग्लिश की मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और ये इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के कम्युनीज से निकला है। किससे निकला है? कम्युनीज से, जिसका अर्थ होता है सामान्य। कि जो भी हमारे मन के भाव हैं उनको सामान्य स्तर पर लाया जाए, लोगों से शेयर किया जाए, उसका अर्थ हो गया सामान्य। अब देखते हैं भाई संचार के कितने प्रकार होते हैं। तो संचार हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक, एक अशाब्दिक। ठीक है। पहला करेंगे हम शाब्दिक, उसके बाद में करेंगे हम अशाब्दिक। अब शाब्दिक में तो हमें शब्दों का खेल मिलेगा, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे वो मौखिक रूप में हो। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो उस टाइम पे ही आपका शब्द काम कर रहा है। जब आप किसी को लिख कर भेज रहे हैं पत्र, तो उस टाइम पे भी जो शब्द है अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें मौखिक और लिखित दोनों बातें आएंगी। ठीक है। अशाब्दिक में आपके शब्द काम नहीं करेंगे, आपके जो शरीर की मुद्राएं हैं, आप जैसे कि अपने भावों के द्वारा, जो चेहरे के हाव भाव हैं उनके द्वारा आप अपनी बात कहेंगे। ठीक है। कि जैसे कि आपको मान लीजिए कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, उसको छी कहना है तो आप मुंह बना देंगे, तो उससे सामने वाले को क्या समझ में आ जाएगा कि इसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, आपने कोई वर्ड यूज नहीं किया है। ठीक है। तो इस तरीके से जो मेहराबिया का हमें सूत्र पता है वो 7/38/55 है। तो उसमें शब्दों का तो 7% खेल होता है, 38% उसमें हमारा जो लहजा होता है बोलने का। कई बार क्या होता है कि बस मैंने तो इसको ऐसे ही कहा था, हम सफाई दे देते हैं, परंतु हमारे वर्ड तो एडजेक्ट वही होते हैं, परंतु लहजा अलग होता है, शरीर की भाषा अलग होती है। और 55% हमारी शरीर की भाषा काम करती है। ठीक है। तो अशाब्दिक में ये चीजें हो गई कि बिना ही बोले और फिर संचार करना, जैसे हम इशारों में बात करते हैं, आंखों के द्वारा करते हैं, तो वो चीजें भी मैं आपको समझाऊंगी उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है हमारा ओकुलिक्स में क्या आएगा हमारा, कि जब हम आंखों के द्वारा, जो हमारी आई कांटेक्ट होती है उनके द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा कोई संकेत करें। जैसे आपने जो भागवत कथा में एक भाभी जी आंखों के द्वारा ही वो प्रसिद्ध हो गई थी, वायरल हो गई थी उनकी वो वीडियो। तो वहां पर क्या था हमारा ओकुलिक्स सिक्स संचार था, जिसको हम आंखों के द्वारा प्रकट करते हैं। आंखों का खेल होता है इसमें। दूसरा हमारा आता है ऑब्जेक्टिक्स, जिसमें किसी वस्तु की ओर इशारा किया जाता है। ठीक है, वस्तु की ओर। अगला आता है हमारा हैप्टिक्स, जिसमें स्पर्श से संबंधित बातें आती है। मान लीजिए कोई दुखी है तो हम उसके कंधे पे हाथ रख दें, उसके सर पे हाथ रख दें, तो स्पर्श के माध्यम से हम संचार कर रहे हैं उस टाइम पे। फिर आता है हमारा चेरोनेमिक्स,
जो हमारा समय से संबंधित होता है, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं अब की बार भी यहाँ से प्रश्न पूछे, हो सकता है इनमें से कहीं कहीं से पूछ ले। तो चेरोनेमिक्स में क्या होगा कि हमें अपनी बात है वो किस समय कहनी है, ठीक है, वो समय देखा जाएगा कि किस समय पर हमें अपनी बात कहनी है, वो चेरोनेमिक्स में आएगा। उसके बाद आता है हमारा गुस्ट्रिक्स। ये स्वाद से संबंधित होता है। स्वाद से जैसे हमने कुछ खाया तो वो बोलकर थोड़ी बता रहा है, आम आपको बताएगा थोड़ी कि मैं मीठा हूँ या खट्टा हूँ। जब आप उसको खाते हैं तो स्वाद के माध्यम से आपके पास संचार आता है कि ये आम खट्टा है या मीठा है। उसके बाद देखते हैं हम पैरोमिक्स। ये होता है स्थल से संबंधित, स्थान से, स्थल से, कि जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उसके साइड में एक और कुर्सी है जहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, तो उसको हमें देखो, वो हमें बता नहीं रहा है परंतु हमें समझ में आ जाता है। जबकि प्रधानमंत्री को तो हर कोई जानता है परंतु उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हमें उसके जो बैठने के स्थान से पता चल जाता है कि इसका जो हमारे देश के लिए एक उच्च स्थान है। ठीक है, तो ये हमारी होती है शारीरिक मुद्राएं। शारीरिक मुद्राएं, ठीक है, जिसको आप काइनेसिक्स भी बोल सकते हैं, शरीर की भाषा को। तो ये हमारे प्रकार हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इसके उद्देश्य। उद्देश्य क्या रहेंगे संचार के, कि भाई कोई भी चीज बिना उद्देश्य के तो होती नहीं है। तो संचार का उद्देश्य क्या रहेगा, हम अपने आप को अपडेट रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है, जैसे अभी ओलंपिक में मैच चल रहे हैं, तो हम यहाँ घर बैठे उन खिलाड़ियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते हैं कि भाई नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, और विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन उनके ऊपर भारी पड़ा। तो ये सब चीजें भी हम घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं, और संचार के माध्यम से। अगर संचार की सुविधा ना होती तो हम ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, तो उद्देश्य स्वयं को अपडेट, अद्यत रखने के लिए, अपडेट रखने के लिए। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, हम अपने मन के भाव दूसरों को बताना चाहते हैं और दूसरों को समझना चाहता है, तो विचार विचार विनिमय। एक कक्षा में भी संचार अपनी बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, कि यदि एक टीचर प्रभावी संचार नहीं कर पा रहा है तो उसका जो शिक्षण है वो अधूरा रह जाएगा। बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि टीचर क्या बोल रहा है। तो प्रभावी शिक्षण में बहुत सारे इसके उद्देश्य है और कार्य हैं। ठीक है, ये आप मेरी जो एक लॉन्ग वीडियो डाली हुई है मैंने, लगभग 37 मिनट की, यूट्यूब पर, उस पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ शोर के बारे में, कि शोर क्या होता है। कंप्लीट संचार करवाने का मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो में, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना, जहां से हमारे प्रश्न निकलते हैं वो मैं सभी करवा पाऊँ आपसे। अब देखते हैं हम शोर क्या होता है। तो शोर वही, जैसे संचार प्रक्रिया में बाधा आ जाना, बाधा मतलब रुकावट आ जाना। जब हम कोई संचार कर रहे होते हैं और उस टाइम पे उसमें जो रुकावट आ जाती है वो शोर कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, हम अपने घर पे टीवी देख रहे हैं। ठीक है, टीवी देख रहे हैं तो उस टाइम पे मान लीजिए एरर आ जाए, सिग्नल चला जाए, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का शोर है। ठीक है, तो उसमें हम समझ लेते हैं भाई लाउड स्पीकर, यातायात, रोशनी, कभी कम रोशनी हो, ज्यादा रोशनी हो, उस टाइम पे भी प्रॉपर संचार नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें काम करती हैं शोर में। यदि मेरी बोलने की स्पीड धीमी है तो भी आप नहीं समझ पाएंगे, या ज्यादा ही चिल्ला चिल्ला कर बोलूं तो भी हमारा जो संचार है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो उसमें ये चीज भी होती है, ध्वनि पिंच, गति। ठीक है, बोलने की जो गति होती है, आरोह अवरोह यति गति ठीक होना चाहिए, कि जहां पर मुझे अपनी बात को दबाव देकर कहना है वहां पर मुझे मेरी आवाज को थोड़ा तेज करना पड़ेगा, और जहां मैं नॉर्मल सामान्य बात कर रही हूँ वहां पर मुझे थोड़ा आराम से बोलना पड़ेगा। तो एक लयात्मकता होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। यदि वहां ये सब चीजें नहीं है तो आपके संचार में शोर आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद जो हमारे बचते हैं एक पैराफ्रेंसिंग। इसका क्या अर्थ होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है हमारा पेपर में। तो पैराफ्रेंसिंग का अर्थ होता है जब हम किसी की कोई बात सुनते हैं, सहजता पूर्वक सुनते हैं, तो उसको उसी रूप में बोलकर बताना, मतलब उसकी व्याख्या करना। सुने हुए की व्याख्या करना, सुने हुए की व्याख्या करना। तो ये हम अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर कर पाएंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा काम करती है वो हमारी होती है स्मरण शक्ति। यदि आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है तो आप जैसा वक्ता ने आपको सुनाया है उस टाइम आप श्रोता हैं, तो वो आप एज इट इज प्रेजेंट कर सकते हैं। और यदि आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो आप उसमें से कोई चीज काट देंगे, कोई ज्यादा लगाकर बता देंगे, इस तरीके से। तो ये पैराफ्रांसिंग होती है। और एक लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे एक विद्वान हुए हैं बेरलो, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो मॉडल है, बैरलो का जो मॉडल है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझकर जाना, और बहुत आसान भी है। इन्होंने सबसे पहले दिया भाई एस आर का मॉडल, ठीक है, एस और आर का, सेंडर रिसीवर। उसके बाद इन्होंने फिर इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर दिया। क्या कर दिया? एस एम सी आर। इसका अर्थ क्या हुआ? एस का अर्थ हुआ भाई सेंडर, जो भेजने वाला है, ठीक है। एम का अर्थ हुआ मैसेज, सी का अर्थ हुआ चैनल, और आर का अर्थ हुआ रिसीवर। इस तरीके से। तो सेंडर, मैसेज, मैसेज मतलब जो सूचना, संदेश वो भेजना चाहता है, चैनल जिसके द्वारा वो भेजना चाहता है, भाई वो बोलकर, लिखकर, या सांकेतिक रूप में किस प्रकार से वो किसका प्रयोग कर रहा है अपना मैसेज भेजने के लिए, और किसके पास भेजेगा? रिसीवर के पास। यदि रिसीवर इसको इसी अर्थ में मिल जाता है, जो सेंडर ने मैसेज दिया है वह रिसीवर के पास उसी रूप में मिल जाता है, तो आपका जो संचार है वो ठीक हुआ है। अगर इसका बदला हुआ अर्थ इसके पास जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन। मूल अर्थ का बदल जाना ग्रेप वाइन कहलाता है, ठीक है, ये भी आप समझ लेना। और संचार हमारा द्विमार्गीय होता है। कैसे, ये भी इस मॉडल के माध्यम से हम समझेंगे कि सेंडर ने रिसीवर के पास मैसेज भेजा, ठीक है, अब रिसीवर क्या देगा? फीडबैक देगा। क्या देगा? फीडबैक, प्रतिपुष्टि करेगा कि भाई उसके पास जो मैसेज आया है उसकी वो प्रतिपुष्टि करेगा, फीडबैक देगा। तो उस टाइम पे सेंडर क्या बन जाएगा, सॉरी, रिसीवर क्या बन जाएगा? सेंडर। और सेंडर क्या बन जाएगा? रिसीवर, ठीक है। सेंडर रिसीवर बन जाएगा और रिसीवर सेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों मतलब द्विमार्गीय है, दोनों पक्ष इसमें काम करते हैं, और मैसेज और चैनल इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका निभाते हैं द्विमार्गीय संचार में। और एक बात और बता देती हूँ आपको लास्ट में कि जो संचार है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है, वह रुकती नहीं, चलती रहती है, निरंतर सतत प्रक्रिया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कैसी प्रक्रिया है, तो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार निरंतर चलती रहती है, इस तरीके से। तो आशा करती हूँ संचार से जितनी भी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो सभी आपको समझ में आ गई होंगी। और मैं चाहती हूँ कि भाई अब की बार आप सभी का जेआरएफ निकले, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलना चाहिए, और साथ में मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही भाई वीडियो को समाप्त करती हूँ। यूनिट 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 3 मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि उसमें एक गद्यांश होता है, वो आपको आपकी समझ के आधार पर करना पड़ता है। उसमें जो प्रश्न दिए होते हैं 5, उनके उत्तर आपको छांटने होते हैं उस पैसेज में से ही, तो उसको करवाने की आवश्यकता है नहीं। आप डेली एक जो गद्यांश है वो करके फिर रात को सोए, ताकि आपकी जो पढ़ने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, उसका विकास हो सके। तो इसी के साथ ही हमारी 4 यूनिट कंप्लीट होती हैं, और इसी के साथ ही भाई वीडियो को समाप्त करती हूँ। और एक बात आपको अंत में कहना चाहूंगी, यदि आपको वीडियो उपयोगी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।